हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही हो। तो चलो स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हो। अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम रिवाइज करेंगे अपना लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, हल्का सा लेंदी है। मैंने ना एक चीज नोटिस करी है कि जनरल स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। क्यों? बस बड़ा है इसलिए। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। हम इसको पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी करेंगे, अननेसेसरी टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, नेसेसरी वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बड़ा सिंपल सी चीज है। अब हम पूरे ऐसे में एक चीज देख कर आया है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कैसा है, डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट जो है चेंज होता रहता है, कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे ये चलता रहता है। हमने फ्लो देखा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का। देखो, हमने कुछ चीजें ना पहले से पढ़ी हुई है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि कंपनी अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ये सब डिफाइन करती है। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को हम एनालाइज करते हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, मार्केट, ये सब चीजें। फिर चैप्टर नंबर 3 में हमने इंटरनल एनालिसिस करा। चैप्टर 4 जो भी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशन, वेरियस स्ट्रेटेजीज जो है ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है। ठीक है, लास्ट में अपना आता है चैप्टर नंबर 5। 5 में हमें क्या करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अब मैंने जब स्ट्रेटेजी को चूज कर लिया है तो मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है या नहीं है। सक्सेसफुल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उस पर कंट्रोल करो। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना, अलाइनिंग रिसोर्सेज, पीपल, सिस्टम, कल्चर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज and adapting to external changes and making necessary adjustment, continuous assessment and improvement, कंट्रोल करना। ठीक है, फर्स्ट पेज बड़ा बेसिक था, कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं है, यू कैन स्किप इट। डन। देन अपना टॉपिक आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फॉर्मुलेट मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, इम्प्लीमेंट मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हम देखते हैं पहले डिटेल में मीनिंग देखते हैं, फिर हम देखते हैं किसकी क्या रेलिवेंस होती है। सबसे पहले प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग फ्यूचर एक्शंस टू अचीव गोल्स एंड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय सीनियर मैनेजमेंट टू सेट डायरेक्शन, while operational planning by middle and lower level detail resources used for goal achievement। देखो, तो मेनली स्ट्रेटेजीज होती है, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था लेवल्स में, कि भाई अगर जैसे बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी, मर्जर एक्विजिशन करना है, कोई आपको नया कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, कोई नया सेगमेंट लॉन्च करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल, सीनियर मैनेजमेंट। और उसको इंप्लीमेंट करने की ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल लेवल, इंप्लीमेंटेशन लेवल की प्लानिंग कौन करता है, मिडल एंड लोअर मैनेजर्स। हम देखते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मतलब अपनी दो टाइप्स की होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कभी कभी इस पर क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना। ऑपरेशनल प्लानिंग डील्स विद करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को चेक करता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट वगैरह देखेगा कि कैसा चल रहा है। ऑपरेशनल प्लानिंग डेवलप्स टेक्टिक्स रेदर देन स्ट्रेटेजी। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या करता है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाता, टेक्टिक्स, तरीके, इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। स्टेट कॉर्पोरेट प्लानिंग टेक्स अ होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल व्यू लेता है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग मेड करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर, प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, ये मॉडिफिकेशन करता है बिजनेस फंक्शंस, ना कि कोई फंडामेंटल बड़े चेंजेस नहीं, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस करता है। यहाँ पे छोटा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा इट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सक्सेस, इट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सक्सेस। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीनियर मैनेजमेंट का काम है और ऑपरेशनल प्लानिंग फंक्शनल मैनेजमेंट। बेसिक है, एक बारी दो बारी रीड करोगे याद हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसको आप रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करता है, प्लानिंग डिफाइन करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, पॉलिसीज सेट करता है। इसमें इंटरकनेक्टेड डिसीजंस रहते हैं, हर मैनेजर के इंटरकनेक्टेड डिसीजन। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लेवल ने बोला हमें ये सेगमेंट लॉन्च करना है, उन्होंने एक डिविजनल मैनेजर बना दिया। डिविजनल मैनेजर देखेगा कि अपने उस डिवीजन के प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं,
उन्होंने अंदर अपने मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर रख दिए। अब वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को देखेंगे कि हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। जस्ट रीड कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट। भाई अगर स्ट्रेटेजी बनाई है तो क्या जरूरी है वो 100% ठीक होगी? 100% ठीक होगी जरूरी तो नहीं है, चेंजेस तो होंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना सकती, तो आप उससे डील कैसे करोगे? स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी अराइजेस फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स that can affect an organization's goals and strategy. Managing it requires agility, resilience, and prioritizing information through logical grouping and analyzing. ये आपके 5 ways हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी की अनसर्टेनिटी को डील कर सकते हो। बड़े सिंपल है, देखो ध्यान से सुनना, साथ साथ याद करना, ट्राई करो कि साथ साथ याद करते रहो। फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले होता है कि अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि क्विकली अडेप्ट कर जाए। इतनी ज्यादा रिजिड स्ट्रेटेजी ना हो कि एनवायरमेंट हल्का सा चेंज हो और आप उस पर अडेप्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, स्ट्रेटेजी हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। Organizations can build flexibility into their strategies to quickly adapt to changes in the environment. रिजिड नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है अपनी सारे रिसोर्सेज उसमें लगा दी, सारी मैन पावर उसमें लगा दी, थोड़ा सा भी चेंज हो आप कोप अप नहीं कर पा रहे। नहीं, हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, diversifying the organization's product portfolio, markets and customer base can reduce the impact of strategic uncertainty. आपको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना। एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करोगे, भाई कल को वो प्रोडक्ट चले ना चले, डिमांड आए ना आए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, मार्केट को, नए नए तरह के कस्टमर्स को सेल करो। या तो मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, वो सब कुछ अप्लाई करो, डाइवर्सिफाई करो अपने प्रोडक्ट और मार्केट को। मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग पता है क्या होता है? एनवायरमेंट को मॉनिटर करते रहो और देखते रहो, देखो ये चेंज हुआ है तो इससे मेरी स्ट्रेटेजी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये इम्पैक्ट आया तो मेरे को कैसे कॉप अप करना है। बेशक अभी इम्पैक्ट नहीं आया, सिनेरियो प्लानिंग करो कि अगर ऐसा हो गया तो हम उससे कॉप अप कैसे कर सकते हैं। वर्स्ट सिनेरियो सोच के उसके बारे में सोच के चलो। Organizations can regularly monitor key indicators of change and conduct scenario planning to understand how different future scenarios might impact their strategies. कैसे कैसे उस स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। Building resilience, resilience build करो। Organizations can invest in building internal resilience, such as strengthening their operational process, increasing their financial flexibility, and improving their risk management capabilities. Resilience मतलब होता है अड़े रहना, इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि अगर कल को स्ट्रेटेजी थोड़ी फेल भी हो जाए तो आप उसके लिए रेडी हो। आपका फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं है आपने एक ही जगह पैसा लगा रखा है, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, आपके प्रोसेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेजिलियंस बिल्ड करो, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो। लास्ट है कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप। कोलैबोरेट करो लोगों के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। एकदम से अगर सपोज आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो मर्ज कर जाओ। जैसे जियो आया था तब वीआई, वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप कर ली थी, मर्जर कर लिया था। तो क्या होता है? कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। Collaborating with other organizations, suppliers, customers, and partners can help organization pool resources, share risks, and gain access to new market and technologies. I hope ये क्लियर होगा। ये हमने क्या टॉपिक देखा? अगर स्ट्रेटेजी में अनसर्टेनिटी है तो उसको कैसे डील करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, स्ट्रेटेजी एंड मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। क्लियर? चलो उसके बाद आता है अपना स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ चोजन स्ट्रेटेजी टू अचीव टारगेटेड रिजल्ट। जो भी आपने स्ट्रेटेजी चूज करी है उसको एग्जीक्यूट करो और उसको मैनेज करो, सुपरवाइज करो। इसमें एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, ऑर्गेनाइजेशन के एडजस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है। सिंपल है, कुछ ऐसा लर्न करने वाला नहीं है। फिर अपना टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। मीनिंग तो देख लिया हमने, अब वो वाली बात कि भाई फॉर्मुलेशन जरूरी है या इम्प्लीमेंटेशन। आप खुद से बताना। आज आप पढ़ने बैठे, ठीक है, आप सुबह सुबह उठे और आपने बहुत ही अच्छा एकदम बेस्ट टाइम टेबल बना दिया, ठीक है, बढ़िया सा एक टाइम टेबल बना के बैठ गए और टाइम टेबल बना के सो गए, इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या? तो ये तो हमारी रोज की बात है। बट एक्चुअल में बिना इम्प्लीमेंट करे स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी, उसका कोई फायदा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, आपने स्ट्रेटेजी बनाई, थोड़ी सी खराब बन गई, आप 12 घंटे पढ़ सकते थे, आपने 10 घंटे के अकॉर्डिंग बना दी, हल्का फुल्का सा,
या फिर आपको किसी चैप्टर में 4 घंटे लगने वाले थे, आपने गलती से उसमें 3 घंटे एलोकेट कर दिए, थोड़ा सा खराब फॉर्मुलेट होगी, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत अच्छी कर दी, अब सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको खुद आंसर मिल रहा है कि इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, बिल्कुल ही खराब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। फॉर्मुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हल्का सा एज रखता है फॉर्मुलेशन। रीड करते हैं इसको। A company will be successful only when strategy formulation is sound and implementation is excellent. कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक डिजाइन नहीं होता, कोई ऐसा डिजाइन नहीं होता हाँ ये स्ट्रेटेजी है इसको फॉलो कर लो और या ये स्ट्रेटेजी है इसकी होगी तो बस सब सही है, नहीं। लोग हमेशा स्ट्रेटेजी मॉडल को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो मेन फ्लो भूल जाते हैं किसमें होता है? इंप्लीमेंटेशन में। देखो स्क्वायर ए कैसा है? वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन तो बहुत अच्छा कर दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन वो अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? नहीं। अब कैसे हो सकता है? फॉर्मुलेशन तो टॉप मैनेजमेंट ने करा, अच्छा कर दिया, लेकिन लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लीडरशिप नहीं थी, तो अच्छे से नहीं कर पाए। तो क्या चाहेंगे? फॉर्मुलेशन तो ऑलरेडी अच्छा है, हम इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा करें और स्क्वायर बी पे आ जाए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कब पुअर होता है? जब आपके ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लीडरशिप नहीं है। स्क्वायर बी आइडियल सिचुएशन है जहां में आपने साउंड स्ट्रेटेजी भी बनाई है और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी करा, ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल जाएगी। फिर अपना आता है स्क्वायर सी। स्क्वायर सी कौन सा है? स्क्वायर सी इज डिनोट्स फॉर कंपनीज दैट हैवंट सक्सीडेड इन कमिंग अप विद अ साउंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड एडिशन आर बैड एट इंप्लीमेंटिंग। देखो फॉर्मुलेशन भी बेकार, इंप्लीमेंटेशन भी बेकार, वर्स्ट सिनेरियो, सब कुछ ही बेकार है। दे फ्लो स्ट्रेटेजी, उनको कैसे करना चाहिए? सक्सेसफुल मॉडल रीडिजाइन कराओ और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, लीडरशिप प्रोवाइड करो। देन स्क्वायर डी क्या है? फॉर्मुलेशन तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, तो उनको क्या करना चाहिए? बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन करा लो, स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉर्मुलेट करा लो। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्लॉड है लेकिन एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, तो अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे? रीडिजाइन कर लेंगे। बताओ कितना इजी था? कुछ क्रैम करने जैसा था? कुछ भी नहीं था। आपको देखना फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, The most technically perfect strategic plan is useless without effective implementation. ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, चाहे कितना ही टेक्निकली अच्छा आपका फॉर्मुलेटेड प्लान हो। क्यों? क्योंकि चेंज किससे आता है? इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, नोट द। क्लियर है यहाँ तक? डन है? पोज करो हल्का सा और ये पॉइंट रीड कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अपना आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इसमें भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। डिफरेंस है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स मींस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। इसमें क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर एक्शन, एक्शन ले लिया उससे पहले हम फोर्सेस को प्लेस पे लेकर आ रहे हैं, मतलब सेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए। और मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन, एक्शन लेना आपने स्टार्ट कर दिया, अब उसके दौरान आप जो भी आपके फोर्सेस है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, टॉप मैनेजमेंट का काम है, और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन काम किस पे करता है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस हम आगे पढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? काम का कंप्लीट होना। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन किस पे फोकस करता है? काम का सही तरीके से विद इन द गिवन रिसोर्सेज कंप्लीट होना। फॉर्मुलेशन इंटेलेक्चुअल एंड रेशनल प्रोसेस है जिसमें आपको हाई लेवल ऑफ स्किल, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑपरेशनल प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्यू इंडिविजुअल्स का चाहिए, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है। इंप्लीमेंटेशन में मेनी इंडिविजुअल्स चाहिए मिडिल और लेवल पे कोऑर्डिनेट करने के लिए। फॉर्मुलेशन इनिशिएटिव, लॉजिकल स्किल्स, कंसेप्चुअल इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। भाई टॉप मैनेजमेंट का काम है, क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ये क्या है? मोटिवेशनल और लीडरशिप ट्रेट्स होने चाहिए, काम कराना आना चाहिए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रीसीड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ये पहले होता है, इंप्लीमेंटेशन फॉलोज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन बाद में। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टूल्स जो होते हैं ज्यादा डिफर नहीं करते, स्मॉल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एनपीए के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेंगे ना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के। किसी में बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, किसी में थोड़े से होंगे, कोई प्रॉफिट के लिए इंप्लीमेंट करेगा, कोई नॉन प्रॉफिट के लिए। फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, इंप्लीमेंटेशन चेंज हो सकता है।
फिर लिंकेज क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कोई लिंकेज होता है या नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। हम दो तरीके से पढ़ते हैं, हमारा ये है फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मेरे को बताओ, जैसे हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे तो उससे इम्प्लीमेंटेशन में फर्क आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा यार, क्योंकि हम फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं, इंटरनल अप्रेजल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स में से एक चॉइस करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। बेसिक है। देखो चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, चैप्टर 2 एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, चैप्टर 3 इंटरनल एनालिसिस करते हैं, चैप्टर 4 में चॉइसेस लेते हैं और चैप्टर 5 में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कोर्स अडॉप्ट करने वाली, कैसे वो काम करने वाली है। न्यू और रिफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी रिक्वायर मेनी चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे चेंजेस चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ सकता है कोई न्यू स्ट्रेटेजीज को लगाने के लिए। द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज फॉरवर्ड लिंकेज विद इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर लिंक। तो आप बता सकते हो फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब फॉर्मुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन पे इम्पैक्ट, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है, लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ सकता है, प्लान चेंज करना सकता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कैसे काम करेंगे वो चेंज हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सेकेंड इज, क्या इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्मुलेशन पे इम्पैक्ट आता है? बहुत इम्पैक्ट आता है। बैकवर्ड लिंकेज, जब आप एक बार स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो तभी तो आपको पता चलता है ना क्या सही करा क्या गलत करा, तो उसका इम्पैक्ट भी आता है। वाइल फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी remembers past strategic actions also determine the choice of strategy। जिस फॉर्मुलेशन करते टाइम पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस भी तो डिटरमाइन करते हैं ना कि हमें स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना है। Organizations tend to adopt strategies implementable with the present structure of resources and some additional efforts। जो का प्रेजेंट स्ट्रक्चर उसको भी ध्यान रखते हैं, जो पिछली गलती है अगर उसको भी ध्यान रखते हैं, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर देते हैं। Such incremental changes gradually move the organization from where it is to where it wishes to be, where it is to where it wishes to be। जैसे कि अगर आपने आज प्लान बनाया, सबसे पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लोगे कि भाई ये सब्जेक्ट इतने घंटे में रिवाइज करना है, इस चैप्टर को इतना टाइम, ये सब कुछ आपने बना लिया, आपने इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट करते करते आपको पता चला यार मेरे को तो ना लग रहा था ये चैप्टर 4 घंटे में हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 6 घंटे लग गए, आपको लूप होल पता चल गया। तो नेक्स्ट डे के लिए जब आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करोगे तो उस चीज को माइंड में रख के तो फॉर्मुलेट करोगे ना, तो इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट किस पे आया, फॉर्मुलेशन में। डन, क्लियर, समझ आ रहा है? कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि भाई देखो हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो एकदम से सही इम्प्लीमेंट हो जाएगी? नहीं, बहुत दिक्कतें आएंगी। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कोई कर रहा है, इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है, एक तो वो उनको कम्युनिकेट करने की दिक्कत, दूसरी बात जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको वो चीज करनी भी आती है नहीं आती, ट्रेनिंग है, रिसोर्सेज है, क्या सब दिक्कतें आएंगी वो हमें पढ़ना है। इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, मेरे साथ एक एक लाइन को ढंग से रीड करके समझते जाना। स्ट्रेटेजीज एक्सप्रेस इंटेंट बट इम्प्लीमेंटेशन टर्न्स देम इनटू एक्शन। स्ट्रेटेजिक तो सिर्फ इंटेंशन बताती है कि हम ये करना चाहते हैं, एक्चुअल में तो इम्प्लीमेंटेशन उसको एक्शन में लाती है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पता चलता है कि वो फिजिबल भी है या नहीं है। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन नीड्स रिसोर्सेस, स्ट्रक्चर, सिस्टम, पॉलिसीज एंड बिहेवियरल सपोर्ट टू इंश्योर प्लान सक्सीड। इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी चाहिए, एक सिस्टम भी चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, और लोगों का बिहेवियर सपोर्ट भी चाहिए, एम्प्लॉयज भी सपोर्ट करे उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना। की मैनेजमेंट इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड सेटिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, devising policies, allocating resources, minimizing resistance and building a supportive culture। मेन इश्यूज क्या आते हैं कि भाई आप कल्चर ऐसा बनाओ कि लोग सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजी तुमने बना दी, हमें नहीं पता, हम नहीं करते एग्जीक्यूट, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन चीजों पे ध्यान दो। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिस्ट टू डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स। जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो अच्छे से इस चीज को कम्युनिकेट कर पाए किसको, जो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, जो उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं और जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Thus, divisional and functional managers should be involved in strategy
फॉर्मुलेशन टू अवॉइड सरप्राइजेस एंड इंश्योर अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसलिए जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व रहने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में, जिससे शॉक ना लगे एकदम से, ऐसे धक्का नहीं लग जाए कि भाई ये क्या बोल दिया, वो धीरे धीरे उस चीज को इम्प्लीमेंट कराए। स्ट्रेटेजीज पर्सनल कमिटमेंट इज वाइटल। जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना उसका पर्सनल कमिटमेंट भी होना चाहिए, वो भी पूरा इंश्योर करे कि स्ट्रेटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। एज ए लैक ऑफ सपोर्ट कैन हार्म सक्सेस। मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते ना हाँ भाई आपको ये करना है, नहीं, आप इन्वॉल्व रहो, आप उसको समझाओ कि क्यों करना है, कैसे अच्छे से हो सकता है, कोई दिक्कत आए तो एंड रहो। Clear understanding of objectives, strategies, competitors, external factors, and open communication are essential for building bottom-up support. Competitor focus रखो all levels पे through intelligence, benchmarking and continuous building. Competitor focus रखो कि भाई हम competitor से better perform करें, competitor advantage के लिए, ठीक है। ये बेसिक है, just read कर लेना, कुछ important नहीं है। फिर अपना एक टॉपिक आता है effectiveness versus efficiency। छोटा सा टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है। देखो मैं आपको बताती हूँ इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, चीज को करना, डूइंग द थिंग राइट, चीज को करना, ये सॉरी इफेक्टिव है ये, डूइंग द राइट थिंग, चीज को करना, सही तरीके से करना। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डूइंग द थिंग राइट, डूइंग द थिंग राइट, उसको सही तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को ऑर्डर मिला 10,000 kg सप्लाई करने विद इन 1 month। अगर उन्होंने विद इन 1 month इसको सप्लाई कर दिया मींस दे आर इफेक्टिव, काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उस चीज को करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज कितने यूज करे। अगर रिसोर्सेज भी उन्होंने गिवन रिसोर्सेज यूज करे, नॉर्मल इनपुट आउटपुट रेशियो में करा और अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, तो क्या है एफिशिएंट, काम सही कर रहा है, सही करा है, रिसोर्सेज सही यूज करे और जो काम करे वो भी सही करा है तो एफिशिएंट, काम कंप्लीट करा है तो इफेक्टिव। आपने आज सोचा ऑडिट के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आपने पढ़ लिए इफेक्टिव, आपने जितनी देर में सोचा तो उतनी ही देर में पढ़ रही है और वो आपको रिटेन भी हो गए, सही तरीके से लर्न कर लिया, एफिशिएंट, ठीक है। चीज करना इफेक्टिव, चीज को सही तरीके से करना एफिशिएंट। देखो एफिशिएंसी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स यूजुअली विद अ शॉर्ट टाइम। इनपुट एंड आउटपुट, कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट निकाला, उसका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस कंसर्न विद अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, अटेनमेंट अचीव हो जाए गोल जो हमने सोचा, इंक्लूडिंग दैट ऑफ डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। एफिशिएंट इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है और इफेक्टिवनेस हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। एफिशिएंसी किसका काम होता है, ऑपरेशनल मैनेजर, क्योंकि इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेशनल मैनेजर। इफेक्टिवनेस किसका काम होता है, टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजर, क्योंकि उनको मेक श्योर करना होता है कि हमने जो सोचा है वो चीज होनी चाहिए। और ऑपरेशनल मैनेजर के सोचते जो हम कर रहे हैं वो सही से होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। फिर आपका एक डायग्राम बना रखा है, देखो अगर आप इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, थ्राइव सर्वाइव कर दोगे बहुत बढ़िया से। अगर आप एफिशिएंट हो मतलब आप काम सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन इनइफेक्टिव हो, कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आप ना ऑडिट पढ़ रहे हो, आपको याद तो हो रहा है लेकिन एक दिन सोचा था, हफ्ता हो गया, काम कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा, तो आप धीरे धीरे खत्म हो, क्योंकि एकदम से नहीं पता चलेगा, आपको लगा चल कोई नहीं अच्छे से हो रहा है, चल कोई नहीं अच्छे से हो रहा है, टाइम तो खत्म हो जाएगा ना, तो आप धीरे धीरे डाई स्लोली। इफेक्टिव हो, काम हो रहा है लेकिन इनएफिशिएंट तरीके से हो रहा है, आप पढ़ रहे हो पर आपको ढंग से याद नहीं हो रहा, कुछ तो याद हो रहा है, जैसे तैसे आप सर्वाइव कर जाओगे। इनइफेक्टिव हो, इनएफिशिएंट हो, ना काम हो रहा ना याद हो रहा, ठीक है, तो अब क्या करोगे, बहुत जल्दी आपका गिव अप, डाई क्विकली। An organization that finds itself in cell 1 is well placed and thrives since it is achieving what it aspires to achieve with efficient output-input ratio. Cell 2 और 4, ये वाला और ये वाला doomed है unless it can establish some strategic direction. Cell 2 worse है, वो ज्यादा बुरा है, क्यों? क्योंकि उसका काम तो हो ही नहीं रहा ना। Since in the latter, the strategic direction is present to assure effectiveness, even if rather too much input is being used. Cell 3 में चाहे आप इनपुट ज्यादा लगा रहे हो बट आपका काम तो हो रहा है ना, लेकिन सेल 2 में काम ही नहीं हो रहा। टू इफेक्टिव टू सर्वाइव एज एफिशिएंट इज नॉट इन इटसेल्फ नेसेसरी और सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल। इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, काम कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, थोड़े से ज्यादा टाइम में थोड़े से ज्यादा इनपुट के साथ हो रहा है तो चलेगा, ओवर द पीरियड आप उसको कम कर सकते। डन, क्लियर। यहाँ तक अपना एक मेजर टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक चेंजेस थ्रू डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक चेंजेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चेंजेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? इन द एज ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, digital ways and technology have made it imperative for business to adapt quickly. The changing environmental forces often require business to make modifications in their existing strategies and bring out new strategies. देखो, अब आपको पता है कि एनवायरमेंट क्या डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के लिए आज का टाइम क्या है? डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटली चेंज करना पड़ेगा। फॉर इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, 3 स्टेप्स कैन बी आइडेंटिफाइड। 3 चेंज के स्टेप्स होते हैं आपके। आप भी देखो एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, create a shared vision to manage change and institutionalize the change. सबसे पहले recognize the need for change। भाई आप ये देखो, आपको रात को सपना तो आया नहीं है चेंज करना है, आप ये देखो ना चेंज करना क्यों जरूरी है, मार्केट के अकॉर्डिंग देखो, कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं, या क्या नीड है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोजिंग which aspect of corporate culture support strategy by scanning the environment, appraising capabilities through SWOT analysis and identifying gaps and change opportunities। SWOT analysis करो, गैप आइडेंटिफाई करो कि मार्केट में क्या चल रहा है और आप में क्या कमी है, आप क्या बेटर कर सकते हो, और अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग चेंज करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका क्या है, पहले आप सारी अकाउंटिंग करते थे मैन्युअली, बुक्स जो अपनी मेंटेन करते थे वो नॉर्मल रजिस्टर्स मेंटेन करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपको पता चला कि भाई आजकल सब डिजिटल करने लग गए, टेली, एसएपी या सॉफ्टवेयर के थ्रू करने लगे। आपने अपने एम्प्लॉइज को बताया, आपने उनको क्या कहा, क्या चेंज करने की नीड है, सब चेंज कर रहे हैं, अब तो इतने रजिस्टर्स मेंटेन करने की नीड ही है। वो कहेंगे भाई हम तो नहीं करते। फिर आप एक शेयर्ड विजन बनाओ। शेयर्ड विजन कैसे बताओ? इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करो। आप ये बताओ कि नहीं, हम ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ उसका तो है ही, आपका भी बेनिफिट है। कैसे? शेयर्ड विजन क्रिएट करो, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करो सीनियर मैनेजर्स के साथ, क्रेडिबल विजिबल एक्शन शोइंग कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक चेंज। उनको बताओ कि कैसे फिर आप टाइमली अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर पाओगे, कोई एरर हो गया तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, आपका लेबर कम हो जाएगा, एक बार ही वो सीखना पड़ेगा, आपका भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूशनलाइज करो चेंज को, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करो। एक्शन स्टेज है, इम्प्लीमेंट करो, फॉस्टिंग लास्टिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चेंज, एंकरिंग सेल्फ रिन्यूअल इन कल्चर, रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड एड्रेसिंग डेविएशंस को एड्रेस। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल सिंपल है। क्या? Recognize the need for change, create a shared vision for change, institutionalize the change। पहले देखो चेंज करना क्यों है, एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन को उसका लाइन करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर? फिर एक अपने पर्सन थे कर्ट लोइंस मॉडल ऑफ चेंज। सिमिलर ये जो हमने ऊपर स्टेप्स देखे उसमें उन्होंने नाम चेंज कर दिया। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन कर्ट लोइंस मॉडल ऑफ चेंज। उन्होंने 3 फेसेस बोले। क्या क्या? इसका बेस डायग्राम बना सकते हो आप। अनफ्रीज करो, चेंज करो, और फिर क्या कर दो, उसको रीफ्रीज कर दो। सबसे पहले अनफ्रीजिंग मतलब लोगों को अवेयर करो कि यार जो चल रहा है रोकना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अनफ्रीजिंग मेक्स इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द नीड फॉर चेंज एंड प्रिपेयर्स देम फॉर इट, अवॉइडिंग सरप्राइजिंग एंड मोरल लॉस। सरप्राइज ना मिले उनको, ये नहीं कि भाई कल वो आ रहे हैं उनको सीधा उठा के टेली यूज करने के लिए दे दिया, नहीं, सरप्राइजेस नहीं देने। अनफ्रीज करो, धीरे धीरे उनको ब्रेक डाउन करो, ओल्ड एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को। कैसे कर सकते हो? अनाउंसमेंट्स करो कि भाई हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, उनको इन्वॉल्व करो, उनको बताओ कि ये नीड है, प्रमोट करो न्यू आइडियाज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। उनसे पूछो, आप बताओ कि क्या बेटर कर सकते हैं, आपको इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव बताओ, आपके क्या व्यूज है, वो सब करो, मीटिंग्स करो, अनाउंसमेंट्स करो, और क्या करो, शेयर विजन क्रिएट करो, फिर चेंज करो। आफ्टर अनफ्रीजिंग, जब उनको पता लगे कि हाँ इस चीज की नीड है, न्यू बिहेवियर पैटर्न डेवलप, न्यू बिहेवियर पैटर्न डेवलप करो। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन या इंटरनलाइजेशन, 3 वर्ड्स है, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस स्ट्रिक्टली एनफोर्स करो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एम्प्लॉइज नहीं मानते जल्दी से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम लगाओ, ये आपने फॉलो करा तो रिवॉर्ड, ये नहीं करा तो पनिशमेंट। कंप्लायंस सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन, उनको क्या करो, उनके रोल मॉडल्स जैसा बनाने की ट्राई करो। उनको बताओ आपको पता है वो कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, क्या आप नहीं चाहते हमारी कंपनी ऐसी बने, या फिर आपको पता है वो बिजनेसमैन ने कहां से कहां क्या अचीव करा है, आप भी वैसा कर सकते हो। इसके लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उनको उनके रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करो। इंटरनलाइजेशन, उनका इंटरनल शिफ्ट करो थिंकिंग में, उनको समझाओ कि आपको खुद से ही सामने से आके बोलना चाहिए, यार आप ये चीज को मॉडिफाई करो, इस चीज में एक एडवांस वर्जन लेकर आओ, टेक्नोलॉजी से क्यों रहो।
उनको इंटरनली इतना मोटिवेट कर दो कि यार हाँ तुम्हें ही बोलना चाहिए कि हाँ हमें ये चेंज करना चाहिए, जिससे वो फ्रीली अडॉप्ट कर पाए बिहेवियर को और सर्कमस्टेंसेस। डन। लास्ट रिफ्रीज, जब वहां बिल्कुल सेट हो गया ना कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए, रिक्वायर्ड, रिफ्रीज कर दो। न्यू बिहेवियर को नॉर्मल परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफ बना दो, ओल्ड हैबिट्स को रिप्लेस कर दो। वन टाइम एप्लीकेशन नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा, फिर से कोई चेंज हुआ फिर से उनको बताओ इसकी रिक्वायरमेंट और फिर से उस चीज को चेंज। ठीक है, तो कार्टलोई मॉडल में 3 चीज थी, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, फिर चेंजिंग द न्यू सिचुएशन, एंड लास्ट फ्रीजिंग। आज हम यही तक कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं करेंगे। हमने ऑलमोस्ट अपना 1/3 चैप्टर करा है, 1/3 से हल्का फुल्का कम ज्यादा हो सकता है, ऑलमोस्ट 1/3 हो गए। यहाँ तक अच्छे से लर्न कर लेना, फास्ट नहीं भगाएंगे हम इसको, क्योंकि याद करने वाली बहुत सारी चीजें। इसको अभी की अभी अच्छे से अपना हाईलाइट करते जाओ, जो भी आपके नोट्स हैं उनको रीड करो, लर्न करो, और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, 2 वीडियो इसकी 2 पार्ट्स और रहेंगे, ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अपना कंटिन्यूसली देखते जाना और अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, बाय बाय।